अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को केंद्र सरकार के हर फैसले से दिक्कत हो जाती है, चाहे वो फैसला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा क्यों न हो। असल में केंद्र सरकार ने ये फैसला किया था सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का, ताकि सीमा पर होने वाली तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब हो या बंगाल, सीमा पार से अवैध हथियार और ड्रग्स का कारोबार खूब होता है और दायरा कम होने की वजह से बीएसएफ प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाती। ऐसे में केंद्र सरकार ने हर सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया। केंद्र के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी ने शोर मचाया। ये पुलिस के अधिकार का अतिक्रमण है और केंद्र सरकार बीएसएफ के सहारे राज्य पर शासन करना चाहती है। लेकिन भगवंत मान के सभी दावों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। पंजाब पुलिस से जांच का अधिकार नहीं छीना गया है। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को साथ बैठकर विचार विमर्श करने की भी सलाह दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार के 2021 के बाद सुनवाई पर टिप्पणी की। पीठ ने कहा दोनों पक्ष आपस में विचार विमर्श करेंगे ताकि अगली तारीख से पहले उन्हें निपटाया जा सके। पंजाब के महाधिवक्ता इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद प्रथम दृष्टया कहा कि ऐसे सीमावर्ती अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल बीएसएफ और राज्य पुलिस दोनों कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस से जांच का अधिकार नहीं लिया गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकीलों और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल के मुद्दे तैयार करने को कहा। चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर मुद्दे ड्राफ्ट कर लें। पंजाब सरकार के लिए शादान फरासत ने कहा कि गुजरात और राजस्थान ये अलग अलग हैं। गुजरात में 2 शहरी केंद्र हैं और राजस्थान में रेगिस्तान। पंजाब के लिए ये अलग है। इस शक्ति का प्रयोग अनुचित है। 50 किलोमीटर तक उनके पास सभी संज्ञेय अपराधों के लिए शक्ति है, न कि केवल एक्सपोर्ट एक्ट आदि के लिए। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के तहत हमारी शक्ति देता है। एक संघीय मुद्दा है। पंजाब एक छोटा राज्य है। केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है। 1969 के बाद से गुजरात में 80 किलोमीटर था, अब ये एक समान 50 किलोमीटर है। कुछ अपराध, पासपोर्ट आदि पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र होगा। स्थानीय पुलिस का भी अधिकार क्षेत्र होगा। पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया गया है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर भी छोटे राज्य हैं। 2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। इसके पहले पंजाब विधानसभा में 12 नवंबर 2021 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें केंद्र सरकार से 11 अक्टूबर 2021 का अपना आदेश वापस लिए जाने की मांग की गई। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, पंजाब की आप सरकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दायर याचिका पर आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे अशोक गहलोत के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वजह कांग्रेस के हारने का गहरा खतरा। फिर भी उम्मीद है कि वो कैसे भी जोड़ तोड़कर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए बाड़ेबंदी के एक्सपर्ट अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट्स बुक करवा लिए हैं ताकि विधायकों को वहां शिफ्ट किया जा सके और जयपुर में जमकर जोड़ तोड़ की सियासत की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया कि कांग्रेस के 95% मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए विधानसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए बेंगलुरु के 2 रिजॉर्ट्स बुक किए गए हैं। कांग्रेस के सभी विजयी उम्मीदवारों को वहां लेकर जाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त करने की आदत है और इसी के चलते ये प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में आंदोलन के नाम से मशहूर किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने पुष्टि कर ली है, ये सही है कि बेंगलुरु में 2 रिसोर्ट्स बुक किए गए हैं और उनको वहां इकट्ठा करेंगे। उनकी आदत हॉर्स ट्रेडिंग की खरीद फरोख्त की है और वो जरूर करेंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में एक रूपता नहीं है, क्योंकि कोई भाजपा को बहुमत दे रहा है तो कोई इसे कम दिखा रहा है। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अशोक गहलोत ने पहले भी जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया। विधायकों को पहले भी अलग अलग होटल्स के कमरों में बाड़ेबंदी करके रखा गया था और लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए थे। ये सब वो पैसे हैं जो जनता की कमाई के थे, जिन्हें सीएम गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए खर्च किया।
मुझे करीबी लोगों से जानकारी ये मिली है कि निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों को राजस्थान के बाहर भेजने की तैयारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये विधायकों को बेंगलुरु भेजने की कोशिश करेंगे और इसी के चलते बेंगलुरु रिसोर्ट बुक किए गए हैं। राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं खुद पूर्वी राजस्थान से चुनाव लड़ा हूं, जहां जयपुर घाट की घूणी से लेकर भरतपुर धौलपुर तक 28 सीट हैं। उनमें से 22 में मैं घूमा हूं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार समीकरण भाजपा के पक्ष में है। समीकरणों की दृष्टि से जो मैंने अंडर करंट देखा वो भाजपा के पक्ष में है। जहां 2018 में मात्र 1 सीट आई थी, वहीं इस बार वहां 20 सीट आ रही हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा को राजस्थान में 120 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और इसके आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान की अब तस्वीर बदलने जा रही है। अंडर करंट को भाजपा के पक्ष में कहा जा सकता है क्योंकि युवा पेपर लीक से नाखुश थे। प्रत्येक कांग्रेस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर था और विधायकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी लहर थी। लोकसभा में रिश्वत लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की सदस्यता शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन समाप्त हो सकती है, क्योंकि आचार समिति की रिपोर्ट पहले ही दिन यानी 4 दिसंबर को लोकसभा में पेश की जाएगी। और इस खबर से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो हर वक्त ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा करते हैं, उनका दिल भी महुआ मोइत्रा के लिए मचलने लगा और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर आचार समिति की रिपोर्ट पर विचार करने की मांग कर डाली। आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को सवाल के बदले रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्यसूची के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट स्वीकारी थी। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी शामिल थीं, जिन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी दलों से संबंधित समिति के 4 सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया और कहा कि भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे के द्वारा दी गई शिकायत के पक्ष में कुछ सबूत नहीं दिए गए थे। अगर सदन इस रिपोर्ट को अनुमोदित कर देता है तो मोइत्रा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। महुआ मोइत्रा की सदस्यता खतरे में देख ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को पार्टी संगठन में बड़ा पद दे दिया और उसके बाद ममता बनर्जी भी महुआ के सुर में सुर मिलाकर उन्हें निर्दोष साबित करने में जुट गई। महुआ मोइत्रा के निष्कासन की लोकसभा आचार समिति की सिफारिश पर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे पत्र में उन्होंने इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया। अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में इस कार्रवाई की गंभीरता और दूरगामी प्रभाव का हवाला देते हुए निष्कासन की सिफारिश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संसद से निष्कासन पर आप सहमत होंगे सर, एक अत्यंत गंभीर सजा है, इसके बहुत व्यापक प्रभाव होते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि क्या स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था, क्या मोइत्रा के मामले में कोई निर्णायक मनी ट्रेल स्थापित किया गया था। आचार समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच शुरू की थी। उन्होंने मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अदानी समूह को निशाना बनाने लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि वकील जयनंद देहाद्राई उन्हें कथित रिश्वत के सबूत उपलब्ध कराए गए थे। भाजपा सांसद और देहाद्राई लोकसभा आचार समिति के सामने पेश हुए थे, लेकिन हीरानंदानी पेश नहीं हुए। लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामा देकर इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट्स दिए। महुआ दर्शन हीरानंदानी से न सिर्फ महंगे गिफ्ट्स लेती थीं, बल्कि अपने होटल का बिल भुगतान तक हीरानंदानी से करवाती थीं। सरकार ने संसद सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसके अलावा सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। इनमें ब्रिटिश कालीन 3 अपराध कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के बदलने के लिए लाए गए विधेयक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को ईडी ने मुश्किल में डाल दिया है। अब तक अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताकर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर काट चुके संजय सिंह से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की अर्जी दाखिल करने से क्यों हिचक रहे हो, तब जाकर संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की। लेकिन उस पर सुनवाई होती इसके पहले ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी, जिसमें संजय सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ईडी की चार्जशीट 60 पेज की है, जिसमें ईडी ने संजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और संजय सिंह तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की थी, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 24 नवंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निराश करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। इसके पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 24 नवंबर यानी शुक्रवार को उनकी हिरासत पूरी हो गई थी और उस दिन उन्हें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 24 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी ने कहा था कि इस मामले में जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ईडी के वकील की मांग पर दिल्ली की कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली देने की इजाजत दी थी और 4 दिसंबर तक के लिए उनकी हिरासत बढ़ा दी थी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि कब तक चार्जशीट दाखिल होगी। ईडी के वकील ने कहा था कि 1 या 2 दिसंबर 2023 तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को उसी के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। ईडी से अदालत ने कहा था कि 60 दिन पूरे होने वाले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि शराब घोटाला के आरोपी दिनेश अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक वे सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। सूत्रों का कहना है कि ये दिल्ली चुनाव से पहले संजय सिंह के दिनेश अरोड़ा को फंड जुटाने के लिए कहा गया था। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के कई रेस्तरां मालिकों से आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने की बात की थी। इतना ही नहीं, उसने 72 लाख का चेक भी मनीष सिसोदिया को सौंपा था, जो आम आदमी पार्टी के खाते में गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला भी सुलझाया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए भी नहीं हैं, लेकिन सियासी मौसम की नब्ज पर पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार अपना दांव चलने की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी नतीजों के आने से पहले ही नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मीटिंग फिक्स कर ली। अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात चुनावी नतीजों के आने के ठीक बाद होगी। विपक्षी गठबंधन की भागदौड़ करने वाले नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वजह यह कि कांग्रेस ने न तो विपक्ष की इंडी गठबंधन में उसको भाव दिया जा रहा है और न ही गठबंधन का काम आगे बढ़ने दे रही है। बड़ी बात यह कि अमित शाह और नीतीश कुमार की इस मीटिंग में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी शामिल होंगे। नवीन पटनायक को विपक्षी गठबंधन में शामिल करवाने के लिए नीतीश कुमार ओडिशा जाकर नवीन पटनायक से भी मिले थे, लेकिन तब नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार का ऑफर ठुकरा दिया था। एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये पहली मुलाकात होगी। इस प्रकार से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार से ये मुलाकात दिलचस्प होगी, क्योंकि विपक्षी दलों की पटना में 23 जून की पहली बैठक के पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार गठबंधन के बंधन में उनको भी शामिल करने के लिए उनसे मिलने ओडिशा गए थे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी आना है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बैठक में अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकती हैं। एनडीए गठबंधन टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात है। मेल मिलाप वाला होगा या ये तालमेल वाला, ये सिर्फ देखने वाली बात है। देखना ये दिलचस्प होगा। गठबंधन टूटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार की ही मुलाकात G20 डिनर में हुई थी। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, वह भी जब तक सीएम नीतीश इंडी गठबंधन के अगुवा बने हुए थे। बैक टू बैक इंडी गठबंधन की बैठकें हुई। ऐसे में नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर सामने आई तो कयासों का बाजार गर्म हो गया था। अब एक मौका ऐसा आया है, नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। आगामी इस बार सीएम नीतीश कुमार को मौका आया है। नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की योजना के अनुसार उनकी भेंट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तय है। अमित शाह गठबंधन टूटने के बाद कई बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं और उन्होंने गठबंधन टूटने को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई अवसर तक नहीं छोड़ा। जवाब सीएम नीतीश कुमार की ओर से भी दिया जाता रहा है। मिलन कराने वाली इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। ये भी मायने रखेगा। दरअसल ये मुलाकात पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर होनी है और इससे पहले कोलकाता में पिछले साल हुई बैठक, तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उस बैठक में भेज दिया था, लेकिन इस बार तो ये बैठक पटना में ही हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास बैठक से किनारा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। EJDC की ये बैठक 26वीं बैठक है और पूर्वी क्षेत्र में बिहार के साथ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जो एक्साइज विभाग के पास लंबित था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल की गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। बावजूद इसके केजरीवाल कांग्रेस के साथ किसी किस्म के समझौते के पक्ष में नहीं है। वह एग्जिट पोल के नतीजे हैं और इस बात के संकेत कि नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मचना तय है। इसी वजह से नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने वाले हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। इंडी गठबंधन में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में से कोई पंजाब में सीटों को लेकर समझौते के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के गुरदासपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले हम 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 4 सीटें आई, 2019 में 1 सीट आई। इस बार जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों से मिल रहा है, मेरा भी दिल कहता है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इस बार 13 में से 14 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर। दरअसल अरविंद केजरीवाल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे थे। पंजाब में साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य की एकमात्र संगरूर सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि भगवंत मान के सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव में इस सीट से हार गई। 2019 में पंजाब में बीजेपी 2, कांग्रेस 7 और शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर जीती थी। पंजाब के अलावा दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के नेता सभी लोकसभा सीटों पर दावा जता रहे हैं। इसी वजह से टिकट बंटवारे के दौरान दोनों दलों में रार की प्रबल संभावना है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2019 के अलावा साल 2014 में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े मार्जिन से मात दी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।